हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए लैंड रेवेन्यू कोड देख रहे थे। अप टू सेक्शन 149 हमने कवर कर लिया था। बीच में 2-4 दिन की गैप हो गई क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आज से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन 150 से, और समय हमारे पास काफ़ी कम बचा है तो थोड़ा स्पीड में हम लोग करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो छोड़ दी जाएँ। हाँ, जो ज़्यादा समझने वाली नहीं है, समझाने वाली नहीं है, उसको हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही टेस्ट सीरीज जो है वो चल रही है, और एफएलटीज जो है, टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज में जो एफएलटीज है वो मैं आपको कल से प्रोवाइड कराना चालू करूंगा। तो आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में भी इनरोल कर सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से और इनरोल कर सकते हैं खुद को। चलिए, सेक्शन 150 पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट एंड सूट फॉर रिकवरी। पेमेंट अंडर प्रोटेस्ट, ज्यादा उलझना नहीं है इसमें कि प्रोटेस्ट क्या होता है ना, और किस तरह से पेमेंट होगा। बस ये समझ लो कि कोई भी ऑक्शन सेल अगर हो रही है ना, किसी एक प्रॉपर्टी पे ड्यू है और उसकी एक्शन सेल हो रही है, तो उस केस में जो डिफॉल्टर है वो किसी भी टाइम जब प्रॉपर्टी नॉकडाउन होती है ना, फाइनली मतलब 3 बार करते हैं ना, 1 2 3, उसके बाद सोल्ड आउट हो जाती है, तो नॉकडाउन के पहले पहले कभी भी आके वो अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, टेंडर कर सकता है, ठीक है। अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है, टेंडर कर सकता है, किसको? जो रेवेन्यू ऑफिसर है, और उसके साथ ही साथ एक प्रोटेस्ट दे सकता है। प्रोटेस्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है ना। प्रोटेस्ट वहां पे डिपॉजिट कर सकता है, और उसके उपरांत जैसे ही प्रोटेस्ट डिपॉजिट कर देगा वो और अमाउंट टेंडर कर देगा, वो क्या हो जाएगी, जो प्रोसीडिंग्स चल रही है ऑप्शन की वो विल बी स्टेड, है ना, रुक जाएंगी, वहां पे रोक दी जाएंगी। ठीक, क्लियर। उसके अलावा इस सेक्शन में जो कहा गया है वो ये है कि सब डिविजनल ऑफिसर के बाद, है ना, सब सेक्शन 1 में जो आपने प्रोटेस्ट फाइल कर दिया, अमाउंट टेंडर कर दी, उसके बाद में आप एसडीओ के पास में जा सकते हैं, है ना। जो डिफॉल्टर है, मतलब डिफॉल्टर एसडीओ के पास में जाएगा और बोलेगा कि मैंने जितनी अमाउंट थी वो पूरी की पूरी डिपॉजिट कर दी, आप चेक कर सकते हैं। या फिर अब जो अमाउंट बची है वो काफी कम बची है, किसके अगेंस्ट में? जिसके लिए आप रिकवरी कर रहे थे, ठीक है ना। समझ लीजिए रिकवरी हो रही थी आपकी 1 करोड़ रुपीस के लिए, यह था डिफॉल्ट। अब उसमें से बस 1 लाख रुपए बचे हैं, 99 लैक्स मैंने जमा करवा दिए हैं, है ना। इस तरह की कोई बात वहां पे रखता है, ऑब्जेक्शन रेस करता है, तो एसडीओ फिर उसको कंसीडर करेगा और उस पर अपना फाइनल डिसीजन देगा। अब जब एसडीओ एक बार फाइनल डिसीजन दे देगा, उसके बाद में उस डिसीजन की यहाँ पे किसी तरह कोई अपील नहीं होगी, है ना। ये नहीं बोला जाएगा कि नहीं भैया एसडीओ साहब ने जो डिसीजन लिया है, जो मैंने ऑब्जेक्शन रेस करा था, जो पॉइंट्स वहां पे डाले थे प्रोटेस्ट में, उसको रिजेक्ट कर दिया है ना, रिजेक्ट कर दिया है, तो उस बारे में कोई अपील नहीं होगी उस डिसीजन के अगेंस्ट में। बस हाँ, आप सिविल कोर्ट जा सकते हैं, सिविल सूट इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, ये आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। और जो भी अमाउंट आपने वहां पे डिपॉजिट करवाया था प्रोटेस्ट के साथ में, उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के बात ही, अगर ये रिजेक्ट हो गया है तो वो जो ऑक्शन सेल थी वो कंटिन्यू हो जाएगी और किसी को फिर सेल कर दिया जाएगा वो प्रॉपर्टी, है ना, जिसके लिए ये ऑक्शन सेल हो रही थी, है ना। तो फिर जो भी इसने यहाँ पे डिपॉजिट करा था अमाउंट, उसकी रिकवरी वो यहाँ से सिविल कोर्ट के थ्रू ले सकता है। ठीक, क्लियर। चलिए, अगर कोई भी समस्या आए, है ना, समझने में, कुछ भी करने में, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसको अपन एक पर्टिकुलर अगर समय रहेगा तो जैसे ही ये खत्म होगा हमारा एक्ट, उसके बाद में हम उसको डील करेंगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा अगर कोई चीज समझ नहीं आए। एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स ऑफ सेल 151। अब यहां पे बताया गया है कि एक प्रॉपर्टी सेल आउट हो गई है, डिफॉल्ट में थी, सेल आउट हो गई है, तो उसके लिए जो अमाउंट आया है ना, जो भी अमाउंट रिकवर हुआ है सेल से, वो किस तरह से अप्लाई होगा, किन किन चार्जेस में उनके अगेंस्ट में अप्लीकेबल होगा, है ना। तो कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, है ना। वो आप लोगों को याद करना है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है ना, कि थर्डली कहां पे अप्लाई होगा, फर्स्टली कहां पे होगा। यूजुअली फर्स्टली से तो आता ही आता है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं।
फर्स्टली इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द अरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच द सेल वाज हेल्ड एंड द एक्सपेंस ऑफ सच सेल। ठीक है ना, जो भी ड्यू था जिसके अकाउंट पे वो सेल करी गई है ना, तो सबसे पहले उसको क्लियर करा जाएगा, और जो एक्सपेंसेस इनकर हुए उस प्रोसेस में, प्रोसीडिंग्स में सेल करने की, उनको क्लियर करा जाएगा। सेकेंडली में टू द पेमेंट ऑफ एनी अरियर्स ऑफ सेस ड्यू बाय द डिफॉल्टर, अगर किसी तरह कोई सेस बकाया है तो उसको क्लियर करा जाएगा। उसके बाद में थर्ड, कोई अरियर पेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट बाय द डिफॉल्टर, है ना, स्टेट गवर्नमेंट को कोई रकम देनी थी और उसके लिए डिफॉल्ट करा गया है तो वो क्लियर होगी। उसके बाद में फोर्थली टू द पेमेंट ऑफ एनी अरियर ड्यू बाय द डिफॉल्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंध में कोई डिफॉल्ट करा है तो उसका जो अमाउंट है वो पे होगा, और फिर जो सरप्लस बचेगा वो उसको टेंडर कर दिया जाएगा। ठीक है, सरप्लस अमाउंट उस आदमी को दे दिया जाएगा, और अगर एक से ज्यादा डिफॉल्टर्स हैं तो उनको उस हिसाब से उनके शेयर्स के रूप में उनको दे दिया जाएगा। आगे, प्रोवाइडेड डेट द सरप्लस शाल नॉट बी पेड टू द डिफॉल्टर और डिफॉल्टर्स अंटिल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फ्रॉम द डेट और फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेल इन मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे बताया गया है कि जो ये सरप्लस अमाउंट की बात करी गई है ये कब तक पे नहीं होगा, एक्सपायरी ऑफ 2 month, है ना, 2 महीने के बाद में ही ये सरप्लस अमाउंट डिफॉल्टर को पे होगा। ठीक है, अब ये जो 2 month है इनका कैलकुलेशन कहां से होगा, तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो दोनों के लिए अलग अलग डेट बताई गई है। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बताई गई है, डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सेल। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए डेट ऑफ कंफर्मेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा, लिखते जाइएगा, है ना, जैसे जैसे आप अगर लेक्चर देखते हैं तो एक तो बैरेक्ट में टिक मार्क करिए, उसके साथ में ही एक शॉर्ट नोट भी बना लीजिए ताकि रिवाइज करें तो 1 घंटे 2 घंटे में आपका पूरा एक रिवाइज हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या होगा, डेट ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन की बात करी गई थी, यहाँ पे डेट ऑफ सेल की बात करी गई है मूवेबल में। ठीक, ये हो गया आपका सेक्शन यहाँ पे खत्म। इसके बाद में सच कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है। सब सेक्शन 2 जो है वो इतनी बात करता है कि अगर 147 का जो क्लोज सी हमने देखा था, है ना, अटैचमेंट एंड सेल हो रहा है किसी ऐसी प्रॉपर्टी का, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी का, है ना, मान लीजिए ए प्रॉपर्टी है जिसपे बकाया है लेकिन उसका सेल आउट नहीं करते हुए उसकी कोई बी प्रॉपर्टी है उसको अटैच करके सेल कर देते हैं, है ना, इसका डिफॉल्ट दूर करने के लिए, इसका ड्यू दूर करने के लिए, तो इस संबंध में आपका सब सेक्शन 2 बात कर रहा है। तो क्या होगा, वहां से जो रिकवरी होगी वो क्या होगी, शाल बी फर्स्ट अप्लाई टू द पेमेंट ऑफ अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू पेबल बाय डिफॉल्टर। ठीक है, तो फर्स्ट अप्लीकेबल कहां होगा, to the payment of arrears of the land revenue payable by the defaulter for the immovable property sold up to the date of the sale and surplus if any shall be applied in accordance with the sale। ठीक है, तो इस बी के अगेंस्ट में अगर कोई भी लैंड रेवेन्यू बचा है पे करने का या फिर किसी तरह कोई सेस बचा है ना, तो सबसे पहले उसको क्लियर करा जाएगा और उसके बाद में फिर जो सरप्लस है वो ए के अगेंस्ट में यूज होगा। क्लियर, डिफॉल्ट इसी का था लेकिन अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी उसकी सोल्ड आउट कर दी है, तो जो यहाँ पे इसके अगेंस्ट में अगर कुछ बकाया है लैंड रेवेन्यू तो पहले उसको क्लियर करेंगे, देन आफ्टर ए के लिए जो भी हमारा बकाया है उसको क्लियर करा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। सी के लिए ये बात करता है सबसेक्शन 2। आगे 152 बोलता है लैंड सोल्ड फॉर एरियर्स टू बी फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस। ठीक है, तो अथॉरिटी एक तो यहाँ पे याद रख लो एसडीओ, और दूसरी बात याद रखना है कि अगर कोई भी सेल आउट हो रही है प्रॉपर्टी तो वो किस तरह से सेल आउट होगी, ये माना जाएगा कि जो परचेजर है, उसको जब प्रॉपर्टी मिली है, जिस समय मिली है, वो फ्री फ्रॉम इनकम्ब्रेंस है, उसका किसी तरह का कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है, कोई भी पेमेंट उसको नहीं करना है। ठीक है, सारे पेमेंट्स क्लियर करके ही, सारे लैंड रेवेन्यू या जितने भी चार्जेस है, सेसेस हैं, वो सब क्लियर करके उस परचेजर ने वो प्राप्त करी है। ठीक है, तो ये कौन करेगा, अनलेस द सब डिविजनल ऑफिसर इन ऑर्डरिंग द सेल अदरवाइज डायरेक्ट्स। अगर सेल जब हो रही है और एसडीओ कोई अदर डायरेक्शंस देता है कि ये
बकाया रह गया, एक तरीके का है शेष क्लियर करना है, वो रह गया है, बाकी सारी चीजें क्लियर है। तो इस तरह की चीजें छोड़ के यही माना जाएगा कि फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस उसको ट्रांसफर हो रही है सारी चीजें, सारी प्रॉपर्टीज। ठीक, आगे परचेजर्स टाइटल। अब टाइटल जो परचेजर है 153 में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका इंडेक्स बेस्ड भी आता है और सब्सटेंस में अंदर जो रहेगा वहां से भी आपको पता पड़ेगा उसको टाइटल की प्राप्ति कब होती है ना। टाइटल की प्राप्ति से मतलब है कि जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार उसके पास में कब आ जाता है ना, टाइटल कब उसका बन जाता है। तो वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सोल्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड सच सेल हैज बिकम एब्सोल्यूट। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई है, एक सेल और सेल बिकम एब्सोल्यूट। ठीक है, दो बातें यहाँ पे बताई गई है। तो द प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव वेस्टेड इन द परचेजर फ्रॉम द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज सोल्ड। ठीक है, तो टाइटल कब से माना जाएगा, जिस दिन से प्रॉपर्टी सेल हुई है उसके फेवर में, ना कि उस दिन से जिस दिन अब्सोल्यूट हुई है सेल। ये ध्यान रखिएगा, है ना, अब्सोल्यूट वाली चीज यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है टाइटल पे। जिस दिन सेल आउट हुई है उस दिन से ही उसका टाइटल माना जाएगा, ना कि जिस दिन से सेल अब्सोल्यूट हुई है। ठीक, परचेजर नॉट लायबल फॉर लैंड रेवेन्यू ड्यू प्रायर टू द सेल। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, जिस दिन से ये ए तारीख है, जिस तारीख को परचेजर के पास में प्रॉपर्टी आई है ना, उसने एक्वायर करी है, तो उसके बाद के जितने भी टाइम है, जितने भी साल है, उसके लिए जो भी चार्जेस है वो तो उसके लिए लायबल है पे करने के लिए, लैंड रेवेन्यू वगैरह। लेकिन उस दिन के पहले से जो भी चार्जेस ड्यू है वो उसको फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस मिलेंगे और उसके लिए वो लायबल नहीं होगा पे करने के लिए, अनलेस अदरवाइज डायरेक्ट बाय एसडीओ। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। 154A power of तहसीलदार to let out holding in respect of which arrear is due or any other holding of the defaulter। 154A हमने 47 में देखा था जब हम बी पढ़ रहे थे, बी 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 और बी बी बी, ये तीन क्लॉजेस हमने देखे थे वहां पे 147 में। उसमें एक प्रोसीजर बताया गया था कि अटैचमेंट सेल हो रहा है, तो 154A में जो आपका प्रोसीजर दिया है उसको फॉलो करना है किन कंडीशंस में। ठीक है, तो बस ये उसकी बात कर रहा है, वो जनरलाइज्ड है। एक तो यहाँ पे अथॉरिटी ध्यान रखो, तहसीलदार। आगे जो भी ड्यू है वो क्या होगा, लेट आउट होल्डिंग ऑन विच अरियर इज ड्यू और एनी अदर होल्डिंग बिलोंगिंग टू डिफॉल्टर विच इज फॉर द पर्पस। मतलब 10 साल के लिए अगर जहां पे भी कुछ ड्यू है और इन क्लॉजेज में वो चीज आ रही है, तो तहसीलदार क्या कर सकता है, लेट आउट कर सकता है उस पर्टिकुलर होल्डिंग को, लेट आउट कर सकता है, या फिर एनी अदर होल्डिंग को जिस पे ड्यू नहीं है। कितने साल के लिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर, है ना, ये मैक्सिमम यहाँ पे प्रोवाइड करा गया, अप टू 10 ईयर्स वो लेट आउट कर सकता है, लीज पे दे सकता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन आता है कितने साल के लिए, 10 साल के लिए। ठीक, एक बार रीड लगा लेना, अगर कुछ छूट रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसको कवर कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। प्रोवाइडेड डेट द होल्डिंग अटैच्ड फॉर द रिकवरी ऑफ ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी लेट आउट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर। और अगर ड्यू है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी ड्यू है तो भी वो सेम 10 ईयर के लिए ही लीज आउट कर पाएंगे मैक्सिमम। अगर अबोरिजिनल ट्राइब की कोई प्रॉपर्टी है और उसके लिए क्या हुआ है, कोई डिफॉल्ट हुआ है, तो किसी और को लीज आउट नहीं कर सकते, सिर्फ उसी ट्राइब के जो मेंबर होंगे, एबोरिजिनल ट्राइब के जो मेंबर होंगे उन्हीं को लीज आउट कर पाएंगे ऐसी प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखें, अपॉन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ लीज। ठीक है, और जिस दिन ये लीज एक्सपायर होगी तो प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाएगी फ्री ऑफ एनी क्लेम ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, 10 साल जैसे हुए या 8 साल हुए, 8 साल में सारे ड्यू क्लियर हो गए तो रिस्टोर कर दी जाएगी वापस से, जिससे ये प्रॉपर्टी लीज आउट हुई थी इस पर्टिकुलर बंदे के फेवर में। Provided nothing in this subsection shall apply to the holding attached and let out for the recovery of dues cooperative society where the dues for the satisfaction। ठीक है, लेकिन ये जो बात है रिस्टोरेशन वाली, ये अप्लीकेबल
किसके केस में नहीं है? कोऑपरेटिव सोसाइटी के। जब तक कि उसका फुल सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसको रिस्टोरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर 155 ये डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनेगा। दूसरी बात, यहां पे कुछ ऑथोरिटीज दे रखी है वो याद करनी है, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल द सेक्शंस, ऑल द सब सेक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोविजन। ठीक है ना, 155 पूरा याद नहीं करना है क्योंकि हमको मेंस एग्जामिनेशन लिखनी नहीं है ना। एक बार पढ़ना है, उसका क्रक्स आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी यहाँ पे चीजें बताई गई है, जैसे ऑल रेंट्स, रॉयल्टीज वगैरह बताई गई है, एक्सेप्ट सच चार्जेस आर इंक्लूडेड इन लैंड रेवेन्यू। ठीक है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए के अगेंस्ट में मनी ड्यू है ना, वो सारी यहाँ पे कवर हो रही है। ऐसे काफी सारी चीजें वो देख लो जो याद रखने वाली बात है, और जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो है आपका डी से, है ना। डी में एक लिक्विडेटर की बात करी गई है, और बस उतना याद रखो लिक्विडेटर वाली बात करी गई है, और लिक्विडेटर के केस में क्या हो रहा है? डी, जो सर्टिफिकेट है वो कौन दे रहा है? ठीक है, एक एप्लीकेशन जाएगी और अनलेस सच एप्लीकेशन इज अकम्पनाइड बाय सर्टिफिकेट साइंड बाय रजिस्ट्रार, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट दे रहा है वो कौन दे रहा है? रजिस्ट्रार। तो ये ऑथोरिटीज यहाँ पे याद रखनी है आपको। ठीक है, डी। ई में छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रो, तो एग्रो कर लो इसको। मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूं, आपको एक बार इसको रीड जरूर से लगाना है पूरे को, लेकिन जो बहुत ज्यादा काम की बात है वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सर्टिफिकेट कौन देगा एग्रो के केस में? सर्टिफिकेट साइंड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सर्टिफिकेट एमडी साहब देंगे एग्रो के केस में, एग्रो इंडस्ट्रीज के केस में। एफ में लघु उद्योग, है ना, तो लघु करके इसको देखो, यहां पे सर्टिफिकेट कौन देगा? लघु उद्योग में अगेन एमडी। उसके बाद में लिफ्ट इरिगेशन का जो है उसमें सर्टिफिकेट कौन देगा? आपके एमडी साहब अगेन। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सब में यूजुअली एमडी ही है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रार है, इस चीज को याद रखना। और बाकी ये ध्यान रखिएगा डी, ई, एफ और जी में कौन कौन सी ऑथोरिटीज दे रखी है। ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कर रखी है, ये सारी जितनी है इनके अगेंस्ट में अगर कोई ड्यू निकलता है तो ये माना जाएगा कि इनका जो ड्यू है वो क्या है? रिकवरेबल है एज एन अरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक, इतनी सी बात करी गई, एक बार पढ़िए और आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं होता है तो मुझे बताइएगा, मैं एक इंडिविजुअल लेक्चर लूंगा 165 का, उसके साथ में फिर हम लोग इसको भी देख लेंगे अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो। ठीक है, आगे 156 रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम श्योरिटी। श्योरिटी, अगर कोई श्योरिटी बनता है तो उससे सेम उसी तरह से रिकवरी की जाएगी जैसे कि डिफॉल्टर से की जाती है। ठीक है, सादा एक बॉन्ड भी भरवाया जाएगा, स्वाभाविक सी बात है ना। तो जो सिक्योरिटी बॉन्ड वो एंटर करेगा, जिस एक्सटेंट तक के लिए वो श्योरिटी रहेगा उतनी रिकवरी उससे की जाएगी। बस ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका 156 डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी आपका बनता है एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स में। ठीक, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं लेक्चर, अभी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं हुई है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे अप टू 164 तक, और 165 एक इंडिविजुअल लेक्चर में पूरा कवर करेंगे, है ना। कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दूं और याद करवा दूं एक ही बार में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।